गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा जो विषय है संदर्भ समूह का सिद्धांत। कल हमने पढ़ा था मर्टन का संदर्भ समूह का सिद्धांत। उसे आगे बढ़ाते हुए उसी प्रक्रिया में उसी से संबंधित एक आगे अन्य चीज़ हमें पढ़ेंगे। समाजशास्त्री ऑकबर्न और निमकॉफ ने जो सामाजिक समूह के बारे में बताया है उस आधार पर संदर्भ समूह को विश्लेषित किया है उन्होंने। तो ऑकबर्न के अनुसार वो बता रहे हैं कि जब कभी भी दो या दो से अधिक व्यक्ति एकत्र होते हैं तो वो एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, तो एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। और जो समूह जो व्यक्तियों का संकलन बताया है उसमें सामाजिक संबंधों की अनिवार्यता भी बताई है। इसी आधार पर संदर्भ समूह को विश्लेषित किया है। तो संदर्भ समूह को विश्लेषित करते हुए कुछ बिंदुओं के बारे में उन्होंने बताया जिसके आधार पर हम इसे समझ सकते हैं। पहला बिंदु है सदस्यता समूह संदर्भ समूह के रूप में, अर्थात ये देखा जाता है कि एक व्यक्ति अपने समूह के उन दूसरे व्यक्तियों के उप समूह अपना संदर्भ समूह मानने लगता है जिनकी की उपलब्धियां अधिक है और जीवन में जो अधिक सफल है। अर्थात क्या कि एक व्यक्ति एक समूह का होकर के दूसरे व्यक्तियों के जो समूह बने रहते हैं उसको अपना रेफरेंस ग्रुप मानने लगता है। कारण उदाहरण आप इसको ये समझ सकते हैं कि जैसे अपने ही समूह के जो सैनिक हैं उसी समूह के अन्य सैनिक समूह जो रहते हैं संदर्भ समूह के रूप में स्वीकार कर लिए जाते हैं, जैसे जिन्हें की वीरता पुरस्कार मिले हैं। तो ये इनके लिए एक रेफरेंस ग्रुप हो जाता है जिस समूह को पाने की ये आकांक्षा रखते हैं। दूसरा है गैर सदस्यता समूह। तो गैर सदस्यता समूह क्या है कि यदि कोई व्यक्ति केवल उसी समूह का सदस्य हो जिसका वह सदस्य है, वह उस समूह का सदस्य भी हो सकता है जिसका वह सदस्य नहीं है। अर्थात क्या कि जिन समूहों में वास्तव में वो सदस्य नहीं होते हैं और जिनके सदस्यों के साथ किसी प्रकार की अंतःक्रिया या कोई कार्य नहीं करते हैं, तो भी वह समूह जो है उनके जो हमारे व्यवहार है, आदर्श हैं, मूल्य हैं, उनको प्रभावित करते हैं और उन्हीं के अनुसार अपने आप को ढालने का प्रयत्न करते हैं। तो जो सदस्यता समूह नहीं होने के बावजूद भी जो गैर सदस्यता समूह होता है, मतलब जिसके सदस्य वो व्यक्ति विशेष नहीं होता है, उसके लिए भी वह हमारे लिए या उस व्यक्ति विशेष के लिए संदर्भ समूह हो जाता है। तीसरा है संदर्भ समूह या व्यक्ति का चुनाव। इसके अनुसार एक व्यक्ति द्वारा अपने संदर्भ के रूप में केवल समूह को नहीं अभी तो व्यक्ति को भी चुन सकता है। मतलब एक ग्रुप को आदर्श न मान करके उसके लिए एक आदर्श व्यक्ति क्या हो जाएगा, एक व्यक्ति का आदर्श। जैसे एक उदाहरण हम लोग देखते हैं कि कई लोग पिक्चरों के माध्यम से जैसे देखते हैं उसे एक रोल मॉडल होता है। जैसे कई व्यक्ति जो है अमिताभ बच्चन को देख करके उस व्यक्ति विशेष को अपना रेफरेंस या आदर्श मान लेते हैं। तो संदर्भ उनका जो चाल चलन होता है वो उसके अनुरूप चलने लगते हैं, उस बातचीत का तरीका, उठने बैठने का अंदाज़ा। तो जो संदर्भित व्यक्ति है जिसको माना जाता है, जिस संदर्भी व्यक्ति का चुनाव आदर्श भूमिका के आधार पर किया जाता है, तो एक व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति की कुछ भूमिकाएं अच्छी लगने लगती हैं और वह उन्हें न केवल आदर्श मानने लगता है अपितु उनकी भूमिकाओं को अपने में भी निखारने का प्रयत्न करता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया अमिताभ बच्चन का, ऐसे ही एक उदाहरण है कि यदि मान लीजिए एक विद्यार्थी है, वह किसी शिक्षक के अध्यापन का जो ढंग है उसे यदि अच्छा लगता है तो वह उस शिक्षक के पेशे को अपनाने पर वही विद्यार्थी उसी शिक्षक को अपना संदर्भ व्यक्ति मान लेता है। तो उसके आचरण और भूमिकाओं को अपने जीवन में निखारने का प्रयत्न वो करने लगता है। तो इस प्रकार जो व्यक्ति का चुनाव भी संदर्भ
संदर्भित व्यक्ति हम कह सकते हैं उसे, तो उसमें किया जा सकता है। अगली बात आती है दूसरा विशिष्ट। तो दूसरे विशिष्ट क्या? तो प्रत्येक व्यक्ति के सामने कुछ प्रतिष्ठित समझे जाने वाले लोगों की प्रतिभा होती है। जैसे मान लीजिए समाज में जिनके प्रतिष्ठा होती है, कईयों व्यक्तियों की प्रतिभाशील होते हैं, तो जिन्हें हम दूसरे विशिष्ट व्यक्ति कहते हैं। ये लोग उस व्यक्ति की निगाहों में आदर्श होते हैं, इसलिए वह इन व्यक्तियों के साथ समरूप स्थापित करना चाहते हैं। तो दूसरे विशिष्ट व्यक्तियों जैसा ही बनना चाहते हैं, इसलिए उन व्यक्तियों में वह स्वयं अपनी प्रतिभा और अपने मूल्यांकन का प्रतिबिंब देखने लगते हैं और उन्हीं के मूल्यों, आदर्शों और आचरणों को ग्रहण करके दूसरे विशिष्ट व्यक्तियों की भांति स्वयं भी विशिष्ट बने, ऐसा वह करने लगते हैं। और निम्न समूह के जो लोग उच्च समूह के प्रतिभाशाली समूह के रूप में न केवल देखते हैं, बल्कि उनके आदर्शों को भी ग्रहण करके सामाजिक सीढ़ी में ऊपर चढ़कर उस समूह के पास पहुंचने का भी प्रयत्न करते हैं। ठीक है। फिर अगला है सकारात्मक व नकारात्मक संदर्भ। ये क्या है? तो संदर्भ समूह सकारात्मक हो सकते हैं और नकारात्मक भी। संदर्भ समूह का व्यक्ति पर प्रभाव हमेशा स्वस्थ ही होगा, ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति अपने संदर्भ समूह के रूप में ऐसे समूहों को भी चुन सकता है जिनका कि प्रभाव व्यक्ति पर नकारात्मक हो सकता है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि सकारात्मक हो। तो संदर्भ समूह दोनों हो सकते हैं। एक व्यक्ति पर जो हमेशा स्वस्थ होगा प्रभाव, ऐसी बात नहीं है। नकारात्मक व्यक्ति को भी वो चुन सकते हैं और वो नकारात्मक एक्टिविटी भी अपने अंदर एब्जॉर्व की जा सकती है, उसको रेफरेंस मान सकते हैं। फिर अगला है बहुल संदर्भ समूह। तो इसमें दो प्रकार के हैं, परस्पर विरोधी संदर्भ समूह और निरंतर संपर्क में आने वाले संदर्भ समूह। तो पहला, जब परस्पर विरोधी संदर्भ समूह की हम बात करें, तो कभी कभी व्यक्ति के जीवन में एक से अधिक परस्पर विरोधी संदर्भ समूह आ जाते हैं और किसको चुनना है, किसे आदर्श माने, इस स्थिति में व्यक्ति हमेशा परिस्थिति से, समानता से प्रभावित होता है और उस समूह को अपना संदर्भ समूह नहीं मानता, जो उसके लिए पूर्णतः अनजान है, भिन्न परिस्थितियों वाला है, जिसे वह नहीं जानता। फिर दूसरा है निरंतर संपर्क वाले संदर्भ समूह। तो निरंतर संपर्क वाले संदर्भ समूहों में क्या होगा? जिस आयु समूह में या वैवाहिक स्थिति में या शैक्षणिक स्तर पर जो निरंतर व्यक्ति उसके संपर्क में आते हैं, तो उसके जो अनुरूप ही उसकी मनोवृत्तियाँ व्यक्ति विशेष की पनपने लगती हैं। अर्थात जिस मनुष्य के साथ में, जिस समूह के साथ में व्यक्ति का सामाजिक संबंध दीर्घ होगा और निरंतर होगा, तो उस व्यक्ति के जीवन को भी अधिक प्रभावित करता है वो, तो इसलिए वह भी इसके संदर्भ समूह उसको मानने लगता है। फिर आता है समरूपता और असमानता। तो संदर्भ समूह की जो व्यक्ति है उसमें समानता यानी बिल्कुल समरूपता जो दिखाई देती है, उससे प्रेरित होकर व्यक्ति उसका व्यवहार, आदर्श, मूल्यों से अलग या भिन्न हो जाते हैं यदि, तो वास्तव में वह सदस्य होता है, लेकिन अपने समूह से असमानता उत्पन्न हो जाती है। मतलब वह अपने आप को उस समूह के समरूप मानने लगता है, जिसको वो रेफरेंस ग्रुप मानता है, और अपने समूह से असमानता, मतलब अपने समूह में वो असमान अपने आप को समझने लगता है, और जिसे रेफरेंस ग्रुप मानता है उसे वह समरूप मानने लगता है। फिर अंतिम है संदर्भ समूह के प्रकार्यात्मक पक्ष। तो इसके अंतर्गत जो व्यक्ति है उसके साथ समरूपता स्थापित करने की प्रेरणा तो यह देता ही है, लेकिन जिसके कारण व्यक्ति संदर्भ समूह के आचरणों को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्नशील होता है, और जीवन में नए मूल्य, व्यवहार, प्रतिमान आदि विचार जो आते हैं, वह सामाजिक स्थिति इससे उसकी ऊपर तो उठती ही है, और साथ में व्यक्ति का जो प्रत्याशित सामाजिकरण केवल मुक्त सामाजिक संरचना में जो प्रकार्य के रूप में हमें देखने को मिलता है, वह बंद सामाजिक संरचना में अकार्य के रूप में हो जाता है। तो हमें रेफरेंस ग्रुप के प्रकार्यात्मक पक्ष को भी ध्यान में रखना अति आवश्यक हो जाता है। तो इन 8 बिंदुओं के आधार पर हम
संदर्भ समूहों को परिभाषित कर सकते हैं और उसको विश्लेषित कर सकते हैं, ये इसका मुख्य आधार है। तो आज हमने इन बिंदुओं को चर्चा की है। कल हम संदर्भ समूहों के जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको लेकर के आएंगे। कल आपका ये अध्याय समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आज की कक्षा में इतना ही। कल तक के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।